हे लड़के, क्या नाम है तेरा? अजय। घर किधर है तेरा? घर है नहीं क्या? मेरे साथ चलेगा? खाने को मिलेगा, सोने को जगह मिलेंगी। नायर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपका बेटा रवि जल्द से जल्द मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, 2 दिन हो गए हैं, मेरा बेटा बहुत ही छोटा है, सिर्फ 10 साल का ही। सर, आज तक वो कभी भी अकेला नहीं रहा है, वो अकेला नहीं रह पाएगा सर। सर, मैंने हर पुलिस स्टेशन में पता किया, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह अपनी तरफ से हर वो कोशिश की, लेकिन रवि नायर का कुछ भी पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, आप मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए प्लीज। नायर साहब, बड़ी अजीब बात है, अभी तक आप लोगों को फिरौती के लिए फोन नहीं आया है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है हमारी मुंबई, वक्त तो लगेगा ही। कहाँ गया होगा, किसके साथ होगा, अरे खाना पीना क्या हो रहा होगा। भगवान पर भरोसा रख अम्मा, अपना रवि आ जाएगा। मधु, तूने उसे इस तरह क्यों डांटा? अरे बच्चा ही तो है, गलती किससे नहीं होती। मुझे सिर्फ उसकी भलाई की फिक्र थी। भगवान की कसम, वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। 2 करोड़ की आबादी वाले शहर मुंबई में अगर आप सिर्फ सड़क पर खड़े हो जाएं तो लोगों के धक्के आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और यहां बात हो रही थी एक 10 साल के बच्चे रवि नायर की, जो घर से गायब हो गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या उसका अपहरण हुआ है, ट्रैफिकिंग हुई है या क्या हुआ है। 2 दिन पहले 10 साल का रवि अपना घर छोड़कर चला गया था। आखिर क्यों? रवि, बेटा ये छाछ पी ले। नहीं दादी, मुझे नहीं चाहिए। पी ले बेटा, पीने के बाद अच्छा लगेगा, पेट में ठंडा लगेगा। दादी मुझे ठंडा नहीं लगना है, मुझे नहीं पीना है बस। रवि बेटा, अपनी बूढ़ी दादी को ऐसे परेशान नहीं करते, पी लेना। ओके फाइन दादी, पी लूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? मैं क्लासेस से आने के बाद सीधे खेलने जाऊंगा और आप पापा को मनाओगे, प्रॉमिस करो। ब्लैकमेल करेगा अपनी दादी को? दादी ब्लैकमेल नहीं, डील है। बोलो हाँ या ना? सपोर्ट करोगी तो अभी क्विकली ये छाछ पी लूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे रुक तो, ले पी ले, मैं मनाऊंगी तुम्हारे पापा को। और अगर पापा नहीं माने तो? नहीं, कैसे मानेगा, बेटा है मेरा। ले पी ले, देख संभाल के क्लास को जाना। दादी हमारी डील मत भूलना, ओके? ओके। कुछ भी मत बोल यार आरती। तू कल क्लास में सो रहा था क्या? कल सरिता मैम ने क्लियरली कहा था कि आज क्लास 5 o'clock तक होगा। लेकिन आज 4 बजे मेरा क्रिकेट का मैच है। वो तू देख ले, क्रिकेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मैथ्स के प्रॉब्लम्स? वैसे भी तू मैथ्स का तेंदुलकर तो है नहीं। फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ द होल। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। फ्रैक्शन समझने के लिए हम शुरू करेंगे नंबर 1 से, उसके बाद हम हायर नंबर की तरफ जाएंगे। ओके मैम? यस रवि। मैम क्या आज हमारी क्लास 5 बजे तक होने वाली है? बिल्कुल लेने वाली है, और आपको मैंने ये बात कल क्लास की एंडिंग में बताई थी ना, लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान तो घर जाने पर था। तुम्हें 5 बजे तक बैठने में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये 1/2। इमेजिन करो कि ये सर्कल 1 है और ये इसका हाफ है,
तो इसका 1/3 क्या होगा? मैम यस रवि बोलो, 1/3 क्या होगा? मैम क्या मैं आज घर जल्दी जा सकता हूँ? वो क्या है ना, मेरी दादी का उपवास है तो मुझे उन्हें मंदिर लेके जाना है। उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं आज घर जल्दी आ जाऊँ बाय 3:30। सच बोल रहे हो? गॉड प्रॉमिस मैम, मैं सच बोल रहा हूँ। ओके गो। थैंक यू मैम। चौथी कक्षा का विद्यार्थी रवि पढ़ाई में काफी तेज था और खेल में भी उतना ही तेज। ज्यादातर हिंदुस्तानी बच्चों की तरह रवि की जान भी क्रिकेट में ही अटकी थी। ट्यूशन क्लास का एक एक्स्ट्रा घंटा उस दिन उसके क्रिकेट के प्लान को उथल पुथल करने वाला था और रवि किसी भी कीमत पर उस क्रिकेट मैच को मिस नहीं करना चाहता था। आजा आजा आजा। हाँ बेटा। अंकल, रवि अपना कंपास बॉक्स भूल गया था। लेकिन रवि कहाँ है? वो तो उसकी ग्रैंडमदर के साथ गया है ना अंकल, टेंपल गया है। क्या? हाँ अंकल, रवि ने तो सरिता मैम को ऐसे ही कहा था। वो तो क्लासेस से 3:15 को ही निकल गया था। क्या कह रहे हो तुम? पर उसकी दादी तो अभी अभी गई है 4 बजे अकेले। मुझे ये सब नहीं मालूम, मुझे जाना है। बाय। ये चौका! ओह शिट, 5:30 बज गए। मुझे भागना होगा यार। अगर आरती कॉलोनी में पहुंच गई तो शिट। आरती, तू कब आई? मैं तो कब की आ गई। मेरे घर वालों ने तुझे देखा तो नहीं ना? हाँ, मैं तेरे घर पे गई थी। पागल हो गई है क्या तू? मेरे घर क्यों गई थी? अरे तू तेरा कंपास बॉक्स क्लास में भूल गया था तो रिटर्न करने गई थी। मेरे घर पे कौन था? मेरे पापा तो नहीं थे ना? अंकल ही थे, मैंने बॉक्स उन्हीं को दिया। मर गया मैं। हाय पापा। कहाँ गया था? क्लासेस पापा। और क्लासेस से? पापा वो आज क्लासेस में एक्स्ट्रा टाइम था, एक्स्ट्रा क्लासेस थी। बुरी तरह हाफ रहा है तू, पसीने में लथपथ है। तू क्लासेस से लौट रहा है या फिर क्रिकेट खेल कर आ रहा है? गॉड प्रॉमिस पापा, क्लासेस से ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो हिलना नहीं यहाँ से। मैं अभी सरिता मैडम को फोन लगाकर पूछता हूँ कि तू क्लासेस से कितने बजे निकला था। और अगर आज तेरी बात झूठी निकली ना तो याद रखना, मैं आज क्या तुझे घर से बाहर कर दूंगा। हाँ सरिता मैडम नमस्कार, मैं मधुसूदन नायर बोल रहा हूँ, रवि नायर का फादर। यस मिस्टर नायर बोलिए। मैडम इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछनी थी आपसे। श्योर। आपके यहाँ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी आज 5 बजे तक? जी था। रवि कितने बजे निकला क्लासेस से? रवि तो 3:15 को ही निकल गया था और बोल रहा था कि उसे अपनी दादी के साथ मंदिर जाना है। ऐसा कहा उसने? कह रहा था कि आज उसकी दादी का उपवास है और उनके साथ उन्हें 4 बजे तक मंदिर जाना ही जाना है। थैंक यू सो मच। रवि, 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 रवि को देखा क्या? तुमने रवि को देखा? रवि, 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 नहीं अंकल, रवि तो यहाँ नहीं आया था। वो आया था अंकल, थोड़ी देर खेल रहा था,
फिर एकदम टेंशन में आया और गेम के बीच भागकर बोला कि घर जाना है। नो अंकल, वो तो यहाँ पे नहीं आया, पर मैंने उसे लास्ट टाइम बिल्डिंग के ऊपर भागते हुए देखा था 540 के आसपास। हाँ जी मैं रवि का फादर हूँ। आपके बेटे अजय का क्लासमेट हूँ। अब अजय है घर में? हाँ है ना, कोई बात है क्या? मेरा बेटा रवि आया था क्या यहाँ पे? रवि तो यहाँ नहीं आया है। हमारा स्कूल 1:30 को ही खत्म होता है। उसके बाद वो अपने घर गया और मैं अपने घर। पूरी कॉलोनी में ढूंढ लिया, सबके घर देखा है, पर रवि कहीं नहीं मिला। मैं तो उसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स के घर आया, पर मंदिर का पुजारी पहचानता उसे, बोला आज रवि मंदिर भी नहीं आया। उसने आज झूठ बोला था ट्यूशन क्लास में, और झूठ बोल करके वो क्रिकेट खेलने चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे डांट दिया। अभी झूठ बोलना भी कोई अच्छी बात है? बच्चा है, बचपन में हम सबने झूठ बोले होंगे। हे भगवान, कहाँ गया होगा हमारा बच्चा? रवी नायर नावाचा एक 10 वर्षाचा मुलगा गोविंद अपार्टमेंट सायन येथून हरवलेला आहे। रंग गोरा, उंची 4 फूट 7 इंच। जर तो कोणालाही सापडला तर ताबडतोब जवळच्या पोलीस स्टेशन संपर्क साधावा। हमारे घर का इकलौता बच्चा है सर। माँ कहाँ है उसकी? उसकी माँ नहीं है, 3 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गई। इंस्पेक्टर साहब, वो बेटा है मेरा, मैं उसे डराना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ उसकी झूठ बोलने की आदत छुड़वाना चाहता था। एक्चुअली में सर, हमारा जो रवि है ना, एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, डेलिकेट हेल्थ है, लेकिन उसको तो ऑल द टाइम खेलना है, इसलिए हम सब लोग उसको लेके बहुत केयरफुल रहते हैं। सर, उसे वैसे सब कुछ अलाउड है, लेकिन लिमिट में। हे भगवान, कहाँ होगा हमारा बच्चा? वो बहुत भोला है। सर, मैंने उसके फोटोज सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया है और पैम्पलेट भी बहुत जल्द बन जाएंगे। अरे साहब, आपका कोई दोस्त है यहाँ जिनके घर पर वो जा सकता है? ऐसा कोई दोस्त होता तो उसका फ़ोन अब तक आ गया होता मुझे। और मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, और यहाँ सिर्फ 3-4 हफ्ते के लिए आता हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए। तो यहाँ किसके साथ रहता है वो? जी, वो मेरे भाई और भाभी के साथ रहता है। सर, मेरा नाम वेणु है और ये मेरी वाइफ गीता है। हम दोनों की मदर भी हमारे साथ रहती है। सर, रवि हमारे लिए अपने बेटे जैसा है। देखिए नायर साहब, हम सुबह तक इंतजार करेंगे, शायद रवि अपने आप चला आए। मुझे पता है अब आज की रात आप सभी के लिए बहुत मुश्किल की रात होगी। दो दिन 2 रातें बीत चुकी थी और रवि की कोई खबर नहीं थी। रवि के पिता ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस तरह जरा से गुस्से से रवि इतना डर जाएगा कि घर से भाग जाएगा। और रवि के पिता का गुस्सा दरअसल गहरी फिक्र से उभरा था जो रवि की तबीयत को लेकर था। अब एक बहुत बड़ा सवाल दर्द और डर की दस्तक दे रहा था। रवि कहाँ था? क्या ये 10 साल का बच्चा अपने आप घर लौट पाएगा? ये लड़के, क्या नाम है तेरा? अजय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। अरे हो रे बाबा, पूजा तेरी करूँ, बोल। सेठ, ये लड़का लापता है। अरे कौन सा लड़का? ये देखो ना, इसका फोटो छपा है। ये नंबर क्या लिखा, जरा बता मेरे को। हाँ, इधर आया था साहब। कब? अभी 3 दिन पहले। 10 अक्टूबर को? हाँ, यही रात को इधर ही बैठा था साहब। उसके हाथ में एक बैग भी था। रघु,
बच्चा कौन है? अच्छे घर का लगता है सेठ, 2 घंटे से उधर ही है। बाबा इधर क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? पिछले 2 घंटे से तू एक ही जगह पे खड़ा है, क्या बात क्या है? भूख लगी है। भूख लगी है तो अपने घर जाके खाना खा। देवलास ना, हाँ अभी इधर से सीधा अपने घर जाने का, इधर उधर भटकने का नहीं, फालतू में किसी से मच करने का नहीं। हाँ ज्यादा शानपट्टी किया तो कोई उठा के लेके जाएगा, हाथ पैर काट के भीख मांगने को लगाएगा तेरे को। करते का? हाँ घर जा बाबा, जा जा। सच कहूं साहब तो मुझे लगा इधर आजू बाजू का छोकरा होएगा, वो घर पे मच कटकट हुआ रहेगा तो खाना खा के वापस चला जाएगा। पता नहीं था ये तो अचानक एकदम ऐसे ही गायब होने वाला है। आपको कुछ आइडिया वो किस तरफ गया होगा, कहाँ, मतलब कुछ बोला उसने? कसम से साहब कुछ नहीं मालूम। बच्चे को खाना खिलाकर अपनी इंसानियत तो दिखा दी आपने, पर एक नागरिक का फर्ज भूल गए। पुलिस स्टेशन में फोन किया होता, कितना वक्त लगता है फोन करने के लिए? पता होता कि वो गुम होने वाला है तो मैं आपको एक फोन नहीं मार सकता था क्या? मैं भी बाल बच्चे वाला इंसान है, ये दर्द क्या है वो मैं समझ सकता है। सर, हमने जो पैम्पलेट्स छपवाए थे उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। गोवंडी, मानखुर्द, चूनाभट्टी, वसई थाने से पब्लिक के काफ़ी फ़ोन आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बच्चे को देखा है, लेकिन सर जब मैं जाकर वहाँ पर देखता हूँ तो बच्चा कोई और ही निकलता है। 3 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिला ये रवि नायर। मोरे, गुजरात, दिल्ली, एमपी और राजस्थान तीनों स्टेट के पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दो। मुझे डर है कि ये लड़का गलत हाथों में ना लग गया। सर और एक बात, सीएसटी और कुर्ला टर्मिनस के पिछले 3 दिन के सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेना, शायद लड़का दिख जाए। ये लड़का या तो खुद घर छोड़कर भागा है या कोई भगाकर लेके गया है उसे। हेलो हेलो मधुसूदन, मेरे रवि की कोई खबर? नहीं पापा, कोई खबर नहीं। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा रवि कहाँ गया? सारी गलती मेरी है पापा, मैं उसे डराना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ उसे सिखाना चाहता था कि झूठ बोलना गलत बात है। भगवान मेरे रवि को बुरी लोगों से बचाए। मैं मंदिर में पूजा करवाऊंगा, आखिर मेरे बेटी की एक ही निशानी है वो। भरपेट खाओ, जितना मांगता है दबा के खाओ। ये ले खा, ये ले खा 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 और फिर सो जाओ मस्त। कल अपन लोग बाहर जाएंगे। ओए छोकरे, रोते नहीं, लास्ट में जाकर सब ठीक हो जाता है। आंख बंद, दिमाग बंद, सब बंद, समझा? चल सो जा।
4 दिन हो गए, अभी तक एक भी लीड नहीं मिली हमें। सर रवि खुद अपने घर से भागा है। शायद वो अपनी असलियत किसी को बता ही ना रहा हो, या तो हो सकता है कि वो डर गया हो कि कहीं कोई उसके घर वापस न पहुंचा दे, या तो जानबूझकर छिप रहा हो। सर जो भी हो, पर उस 10 साल के बच्चे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होगा? मोरे, एक बार बच्चे का मरा हुआ मुंह माँ बाप देख सकते हैं, पर बच्चा गुम है, इससे बड़ा दुख उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। हर पल उन्हें खलता होगा, कहाँ होगा मेरा बेटा, किस हाल में, पूरी जिंदगी की वाट। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, सबकी। हेलो, क्या ये मिस्टर मधुसूदन नायर का नंबर है? हाँ, मैं मधुसूदन नायर बोल रहा हूँ। आप कौन? जी, आपका बेटा रवि। आपने रवि को देखा है? कहाँ है वो? बोलिए बोलिए। देखिए, मेरा नाम गौतम मेहता है, मैं एक सेल्समैन हूँ। मैं अभी सूरत गुजरात से लौट रहा हूँ बस से। अच्छा, लेकिन आपने रवि को कहाँ देखा है? सूरत में या फिर बस के अंदर? वो आज मैं सूरत की एक फैक्ट्री में गया था, कॉल्थ हाउस फैक्ट्री से। शायद मैंने इस लड़के को वहाँ पे देखा है। लेकिन अब सूरत में किस फैक्ट्री में देखा? आपने कहाँ देखा उसे? वनराइट टेक्सटाइल। वनराइट टेक्सटाइल, ठीक है, थैंक यू सो मच। कहाँ है वो? सूरत में। यही है मेरा बेटा। लेकिन इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। गौतम मेहता, अंबर क्लोथिंग्स मुंबई का सेल्समैन आपके यहाँ कॉल पर आया था, उसने देखा है इसे। कहाँ देखा है? आप ही की फैक्ट्री में देखा है, और जब वो वापस लौट रहा था बस में, उसने गुमशुदा का पोस्टर देख करके मुझे तुरंत फोन किया था। देखिए, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी कंपनी बहुत ही जानी मानी और कायदे कानून से चलने वाली कंपनी है। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा काम नहीं करता है, और ना ही पहले कभी करता था। नहीं, हम वो नहीं कह रहे। आपकी फैक्ट्री के आसपास शायद भटक रहा हो, या शायद किसी के साथ देखा हो। हाँ, हमारी फैक्ट्री के पास एक चाय की दुकान है, एक बच्चा वहाँ पर काम करता है, आप वहीं जाकर देख लीजिए, शायद आपको मिल जाए। अगर आपको मेरी फैक्ट्री की तलाशी लेनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा काम नहीं करता। शामू, 112 नंबर यूनिट में 15 कटिंग देके आ, फटाफट जल्दी जा। नहीं साहब, रवि नाम का कोई छोकरा मेरे यहाँ काम नहीं करता। जो छोकरा तुम्हारे यहाँ काम करता है उसका नाम क्या है? शामू। हाँ, तो शामू को बुलाओ, हो सकता है वही मेरा बेटा हो, उसने अपना नाम बदला हो। वो चाय देने गया, 10-15 मिनट में आ जाएगा सर। साहब, हो रहा साबू। सर ये अजीब नहीं लगता कि कोई लड़का अपने घर का रास्ता भूल गया हो?
और वो कई दिनों से लापता हो, और वो भी एक ऐसा लड़का जो 4th क्लास का स्टूडेंट है। बोल सकता है स्मार्ट। मोरे, अपना नेटवर्क एक्टिवेट कर दो। पूरे चांसेस है कि ये लड़का किसी रैकेट के हाथ में लग गया है। उसे जल्द से जल्द वहां से छुड़ाना चाहिए। बहुत हो गया अब। रवि को गायब हुए पूरे 12 दिन हो गए थे। ना तो पुलिस और ना ही रवि के परिवार के हाथ कोई ऐसा सुराग लगा था जो ये बता सके कि रवि कहाँ होगा और उसके साथ क्या हुआ होगा। भरपूर कोशिशें की जा रही थी, पैसा खर्च किया जा रहा था, लेकिन 12 दिन बाद भी नायर परिवार पर मायूसी और खौफ की घटाएं घनी होती जा रही थी। रवि के कभी ना मिलने की सच्चाई पूरे परिवार को खंजर की तरह चीर रही थी, और इस बेहद बेबस माहौल में अचानक उम्मीद ने एक हल्की सी दस्तक दी। सैन पुलिस स्टेशन। सर, रवि मिल गया। क्या? कहाँ मिला? चूना भट्टी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो वहीं पर है। क्या हुआ? अम्मा, रवि मिल गया। वो ठीक तो है ना? रवि, बेटा रवि, इतने दिन कहाँ थे तुम? ये चूना भट्टी के रास्तों पर घूम रहा था। अपने एक ट्रैफिक हवलदार ने इसे पहचान लिया। काय रे, काय झाला? अरे अडतो कशाला, बोल ना। मुझे घर जाना है। तो जा ना, इधर क्यों बैठा है? घर से भागकर आया है? कहाँ है तेरा घर? मुझे याद नहीं है। कांस्टेबल शिरके इसे यहाँ ले आए और हमने ताबड़तोड़ पहचान लिया ये सायन का केस है। ये मिसिंग लड़का है रवि नायर, और उधर के उधर आपको फोन लगाया। पिछले 12 दिनों से हम लोग इसे दिन रात ढूंढ रहे थे। इसे ढूंढने के लिए तो हम लोग सूरत तक जाकर आए थे। रवि के मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने रवि से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए कि वो इतने दिन कहां था, क्या कर रहा था। रवि से बात करने के लिए एक चाइल्ड काउंसलर की हेल्प ली गई। रवि से बात करने के लिए एक चाइल्ड काउंसलर की हेल्प ली गई। रवि ने उस काउंसलर को बताया कि वो 10 दिन माइकल नाम के एक आदमी और कुछ दूसरे बच्चों के साथ रह रहा था। रवि उन बच्चों के साथ खेलता था। कभी कभी माइकल उन्हें घुमाने ले जाता था, साइट सीइंग करवाता था। रवि को घर की याद तो बहुत आती थी, पर उसका डर बढ़ता जा रहा था कि उसके पापा, उसके फादर उसे बहुत डांटेंगे। और इसी याद में, डर में, ये मासूम 10 साल का बच्चा रो रो कर बेहाल था। 22 अक्टूबर 2012 को घर छोड़ने के 12 दिन बाद रवि माइकल के घर से दबे पांव भाग निकला और चूना भट्टी के पास एक ट्रैफिक हवलदार ने उसे नोटिस किया।
ये सभी बच्चे रवि की तरह गुम हुए बच्चे हैं इंस्पेक्टर। मेरे को कहाँ कहाँ मिलते हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं। इनका घर किधर है, कहाँ से आए, कौन है, कुछ नहीं। और तुम इन्हें अपने पास रख लेते हो। मुझसे बेहतर आप जानते हैं इंस्पेक्टर कि बच्चे अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो उनके साथ क्या हो सकता है। मैं तो बस इन्हें खाने के लिए और रहने की जगह देता हूँ, वो भी तब तक जब तक इन्हें इनका घर ना मिल जाए। मैं इनसे कभी कुछ काम नहीं करवाता साहब, आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। कभी नहीं, कुछ नहीं। बच्चा तो गॉड का रूप होता है साहब। खा बेटा। आराम से खा। रवि, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे तो तुम में तुम्हारी अम्मा, आइंदा ऐसा कभी मत करना। मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पापा, सॉरी पापा। बारह दिन तक घर से बाहर रहने के बाद एक 10 साल का बच्चा अपने घर सही सलामत लौट आया। मुंबई जैसे शहर में ये किसी चमत्कार से कम नहीं। एक रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे खाना दिया, एक मसीहा किस्म के इंसान ने उसे 10 दिन आश्रय दिया, उसे बेगिंग माफिया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चीलों से बचा कर रखा। एक ट्रैफिक हवलदार ने अपनी ड्यूटी की मांग के परे इस बच्चे से बातचीत की और सही कदम उठाकर उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। और आखिरकार रवि नायर घर लौटा और इसके साथ ही नायर परिवार में जिंदगी लौट आई। एक पिता जिसे बेटे की फिक्र थी, एक बेटा जिसे पिता का डर था। मधुसूदन और रवि का रिश्ता हम सबके घरों में पनपता है। माँ बाप बच्चों को सुधारना चाहते हैं, उन्हें बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और बच्चे होने के नाते अपना विरोध एक रिबेलियस तरीके से बयां करते हैं। अक्सर दोनों पक्ष सही होते हैं पर एक दूसरे को समझने में गलत होते हैं। ये गलती बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो छोटी सी गुंजाइश रह जाती है उसे भरना, उस खाई पर एक पुल बांधना बहुत जरूरी है, वरना रवि नायर जैसे केसेस कम नहीं होंगे। एक बहुत मशहूर इंग्लिश कहावत है जिसका मतलब है कि जब तक मैं समझ पाया कि मेरे पिताजी कितने सही थे, मैं खुद पिता बन गया। और मेरा लड़का हर मोड़ पर मुझे ये बताता रहा कि मैं कितना गलत हूँ। 10 साल पहले जो बगावत बच्चे 16-17 की उम्र में दिखाते थे, वो आज बच्चे 12-13 की उम्र में दिखाते हैं। टीवी और इंटरनेट से एक्सपोजर, फास्ट फूड के कारण हार्मोनल चेंजेस, ये सभी बच्चों के इमोशनल सिस्टम में तबाही मचा सकते हैं। उनके आइडियाज, उनका व्यवहार अक्सर बड़ों जैसा होता है, लेकिन वो हैं तो बच्चे ही। किसी भी पीढ़ी में बच्चों की बगावत के साथ डील करना कभी आसान नहीं था, लेकिन जनरेशन गैप को मेंटेन करते हुए भी जिंदगी निकल जाती थी। लेकिन आज की पीढ़ी में इस गैप को बनाए रखना या इग्नोर करना कोई ऑप्शन नहीं है। ये अनिवार्य हो गया है कि माँ बाप बच्चों के दोस्त बने और पेरेंटिंग के, पालन के नए तरीके खोज निकालें, नए कायदे बनाएं। हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि हम बच्चों से नहीं बल्कि लिटिल एडल्ट से बात कर रहे हैं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द बयां कर जाती है। लेकिन कभी कभी जुबान से निकले चंद अल्फाज एक तस्वीर को बदल सकते हैं, जिंदगी की तस्वीर को। ओके बच्चों, टाइम अप। सब अपनी पेंसिल नीचे रखो।
ये तेजस ने लिखा है? यस मैम। तेजस, क्या है तुमने लिखा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ तेजस, जवाब दो। यस मैम। और ये जो तुमने लिखा है, क्या वो सच है? क्या ये सच है बेटा? अगर तेजस ने जो कुछ भी लिखा है वो सच है तो फिर ये तो एक जुर्म है गीता। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। पहले उसके पेरेंट्स को एक मीटिंग के लिए बुलवाओ तुरंत, और इंसिस्ट करना कि तेजस के फादर उस मीटिंग में जरूर आए। ओके? सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले तेजस ने अपनी नोटबुक में कुछ ऐसा लिख दिया था जिसने उसकी टीचर और उसके प्रिंसिपल के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उन्होंने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। अभी तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमेशा सिर्फ तेजस की मां आती थी, लेकिन इस बार स्कूल ने तेजस के पिता को बुलवाना भी जरूरी समझा। आखिरकार ये क्या माजरा था? ये कैसी संगीन दस्तक थी? ये क्या है बेटा? तुम्हारी टीचर ने मुझे स्कूल क्यों बुलाया? तेजस, कुछ पूछ रही हूँ ना? और यहाँ लिखा है कि इस नोट पे तुम्हारे पापा का सिग्नेचर चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? ठीक है, जब तुम्हारे पापा ये नोट पढ़ेंगे तो उन्हीं को बताना। एक कटोरी में दाल परोसी है, दवाई का डोज दे रही हूँ। चम्मच भर से ज्यादा नहीं है ये। और नहीं बनाई? बनाई है ना। तो कब डालोगी? बस। क्या ये सब्जी में नमक डाला है या नमक की सब्जी बनाई है? मैंने चखी थी, बराबर तो है। बराबर है? ये सब्जी बराबर है? हाँ। लेखा, नमक ज्यादा है कम? ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ? तूने अभी बोला ना कि बराबर है नमक। खा, थोड़ा और खा। प्लीज मुझे मत मारिए। क्या ये तेजस, क्या मस्ती की स्कूल में? होमवर्क नहीं किया? वर्कबुक घुमाई है? किसी को मारा है? क्या किया है? आरती जी? क्यों बुला रहे हैं स्कूल वाले तुम्हें मिलने के लिए? मुझे नहीं पता। तुम पूरा दिन भर घर में करती क्या रहती हो? इसने स्कूल में क्या किया तुम्हें पता ही नहीं? मैंने इससे कई बार पूछा लेकिन ये मुंह ही नहीं खोलता। मैं वहां ऑफिस में पूरा दिन भर खपता रहता हूं और यहां तुम दोनों का चल क्या रहा है? हाँ, तुम्हारे बेटे की स्कूल से कंप्लेंट आई है और तुम्हें पता ही नहीं क्यों? अगर तुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? तेरे बाप को या मेरे बाप को? जवाब दे, बोल। मुझे नहीं पता। प्लीज मुझे मत मारिए। हे देवा, प्लीज मुझे मत मारिए। फिर से शुरू हो गए इनकी चिल्लम चिल्ली। अब तो ये रोज रोज का होने लगा है। कुमुद, तुम आरती से बात करो ना। मेरी कुछ सुनती ही नहीं है, कुछ पूछो तो एकदम गूंगी सी हो जाती है। बेचारी बेचारी बनकर आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है कुमुद।
तुम्हें उसे समझाना ही होगा। जो भी है उन दोनों के बीच, ये इस तरह से हल नहीं होने वाला है। मम्मी प्लीज लाइट मत बंद करो ना, मुझे डर लगता है। बेटा अगर मैं लाइट बंद नहीं करूंगी तो तेरे पापा आके कर देंगे। सो जा। क्लास में एक शब्द नहीं बोलता है, कुछ पूछो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। रेसिस में भी अकेले बैठकर अपना टिफिन खाता है, किसी के साथ खेलता भी नहीं है। उसका कोई दोस्त नहीं है स्कूल में, बस अपने आप में ही रहता है। मिसेस भंडारकर, मैंने तेजस की फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास टीचर से बात की है और उनका भी यही कहना है कि ये प्रॉब्लम नई नहीं है, पिछले साल से चल रही है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है मिसेस भंडारकर? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पर भी ऐसे ही चुपचाप रहता है वो? नहीं तो। आपकी सोसाइटी में फ्रेंड्स हैं उसके? बाहर जाता है खेलने? जी हाँ, वो खेलने तो रोज नीचे जाता है। घर से बाहर जाता है पर खेलता है, हंसता है, वो दौड़ता है दोस्तों के साथ? आपने खेलते हुए देखा है उसे? मैम वो उस वक्त मुझे घर का काम रहता है और उसी वक्त तेजस के पापा भी घर लौट आते हैं। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं मिसेस भंडारकर? जी वो इंजीनियर हैं, सर्विस करते हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। ये चेहरे पे ये निशान कैसे? वो मैम वो हमारी सोसाइटी में मच्छर बहुत हैं। मच्छर? आई सी। देखो आरती, मैं तुम्हें आरती तो बुला सकती हूँ ना? जी बिल्कुल। आरती, तुम्हारा बेटा तेजस अब क्लास 2 में है, पर क्लास 2 के बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता। दरअसल उसकी बिहेवियर किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि आप तेजस के साथ आराम से बैठकर बात कीजिए, उससे प्यार से पूछिए कि आखिर बात क्या है। लेकिन मैम सब बच्चे बातूनी नहीं होते, कुछ बच्चे खामोश भी तो रहते हैं। आरती, मैंने हजारों बच्चों को देखा है, उनके फैमिलीज को देखा है, जाना है, पहचाना है। खामोश रहना कुछ और बात होती है आरती, और खामोश बन जाना कुछ और। ये खामोशी एक दस्तक है आरती, इसे ना सुनने की गलती मत करो। तेजस को जरूर कोई तकलीफ थी, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। इस हद तक अटपटा था कि हर किसी को दिखाई दे रहा था। लेकिन तेजस के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि तेजस इतना डरा हुआ, इतना खामोश क्यों रहता है। पर एक और इंसान था जिसे शायद इस प्रॉब्लम की जड़ का आभास था, और वो थी तेजस की माँ आरती। लेकिन वो तेजस की क्या मदद करती, कैसे करती? ये है अपना फायर ब्रिगेड। जहाँ कभी आग लग जाती है ना, तो फायर स्टेशन में कॉल आते हैं, तो फायर ब्रिगेड निकलता है, मजबूत आदमी और ढेर सारे पानी के साथ। और पानी कहाँ होता है? ये यहाँ इस टैंक में। अब तुम मुझे बताओ, गाड़ी कैसे निकलती है, कैसे आवाज करती है? अरे फायर इंजन की आवाज, टन 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 टन। सुनी नहीं क्या तूने? जल्दी जल्दी जल्दी, फायर ब्रिगेड को बाहर निकालो तेजस। आग को बुझा दो तेजस, आग को बुझा दो, आग को बुझा दो तेजस। तेजस 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 बेटा, क्या हुआ बेटा? नाना, अब कभी नानी को मारते हो? सही बेटा, कभी नहीं।
ह्यूमन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2/3 से भी ज्यादा शादीशुदा महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। भारत में 19 और 49 वर्ष के बीच की 70% शादीशुदा औरतें पति के हाथों हिंसा और इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती संभोग का शिकार होती हैं। बिहार, यूपी, एमपी और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में हर दूसरी महिला ने जीवन में कभी ना कभी घरेलू हिंसा भुगती है। हमारे देश में रिकॉर्ड किए गए और अनुमानित मेडिको लीगल केसेस के 53% केसेस घरेलू हिंसा के पाए गए हैं। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि अधिकतम औरतें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं? क्या इसलिए कि लगातार मानसिक और शारीरिक हिंसा के कारण औरतों का आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट जाता है और वो वाकई अपने आप को इज्जत और गरिमा के लायक समझना बंद कर देती है? या फिर सामाजिक दबाव और बच्चों के भविष्य की चिंता औरतों को ये हिंसा सहने पर मजबूर करती है? सबके साथ होता है बेटा। बर्दाश्त नहीं होता है। खाने में नमक कम हो मारते हैं, चाय टाइम पे ना मिले मारते हैं, हर छोटी बात पे मारते हैं, हर वक्त इतना गुस्सा। शादी का मतलब निभाना है और वो जिम्मेदारी सिर्फ हम औरतों की होती है। मर्द चाहे जितना बदसलूकी से पेश आए, बर्दाश्त तो हम औरतों को ही करना पड़ता है ना बेटा। दर्द होता है आई, बहुत दर्द होता है। कभी कभी तो लगता है कि तेजस भी ये सब सीखेगा और एक दिन वो भी मुझे मारेगा। तू देवेन को मारने का मौका ही मत दे बेटा। सब काम एकदम टाइम पे बराबर करके रखना। उसे प्यार से बात कर, सच धज के रहे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। 8 साल हो गए आई, मैंने सब कुछ करके देख लिया, एक बेहतर दिन नहीं देखा। आई, मुझे यहाँ तेरे और बाबा के साथ रहने आई। देख बेटा, क्या है ना, हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ औरतों की पहचान उनके घर से होती है। वो कैसी बहू है, कैसी बीवी है, कैसी माँ है, अपना घर कैसे रखती है। अगर तू और तेजस यहाँ रहेंगे तो दामाद जी को कौन संभालेगा? देख बेटा, तुझे भगवान को धन्यवाद कहना होगा कि तेरा पति सिर्फ थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला है। अगर उसे शराब की आदत होती, दूसरी औरत के पास जाने की आदत होती तो। और आरती, तेरा नसीब इतना खराब नहीं जितना तू सोचती है। अरे अपने पति को कोई छोड़ देता है क्या? और तेजस, उसके बारे में तो सोच। क्या वो अपने बाप के बिना रह पाएगा? तुम उसे बाप के बिना पाल सकोगी? आरती, तू परत जा। वो तेरा घोंसला है और अपना घोंसला कभी कोई नहीं छोड़ता। प्लीज मुझे मत मारिए। देवेन प्लीज। एक काम तक ठीक से नहीं आता तुझे करने के लिए। क्या देख रही है? इधर नहीं, इधर बहुत हो गया आरती, बस अब तुम्हें कुछ करना होगा। देखो, बुरा मत मानो, लेकिन तुम्हारा पति ठीक नहीं है। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उसका इलाज करवाना जरूरी है। आरती, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत बैठो। चुप रहने से कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या बोलूं कुमुत्ता, क्या करूं? वैसे ही मुझे हर छोटी से छोटी बात पर मारते हैं। अगर मैंने ये कहा कि आपको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो सर फोड़ देंगे मेरा। तो छोड़ दो उसे, तेजस के लिए, अपने आप के लिए। छोड़कर कहाँ जाऊंगी कुमुत्ता? मेरे आई बाबा कहते हैं कि यही मेरा घर है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। मैं आई बाबा के घर तो नहीं जा सकती, तो फिर मैं रहूंगी कहाँ? और तेजस, उसे कैसे पढ़ाऊंगी? खर्चा कैसे चलेगा? आरती, घर जैसे भी चलेगा, घर चलाने के लिए माल खाने से तो बेहतर ही होगा ना। एक बार घर से बाहर निकलोगी तो सब चीजों के हल मिल जाएंगे।
क्या होगा, आधी रोटी खाओगी, तेजस म्यूनसिपैलिटी स्कूल में जाएगा, लेकिन वो जिंदगी इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर ही होगी ना। मैं सच कहती हूँ आरती, अगर तेजस इस माहौल में पला ना तो कल को उसकी बीवी भी इस तरह रोते हुए नजर आएगी। ताई सच कहूँ तो यही सोच सोच कर मेरे पैर कांप जाते हैं। एक कहावत है आरती, पैरों की ताकत खड़े होने पर ही पता चलती है। अगर तुम्हें तैरना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। बच्चों, आज हम एक बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं, तो आप सब तैयार हो उसके लिए? वेरी गुड। तेजस का पिता शराबी नहीं था, जुआरी नहीं था, व्यभिचारी नहीं था। वो अच्छा कमाता था और घर में भी पैसे देता था, लेकिन उसका गुस्सा लिमिट से कोसों दूर था और इसी वजह से वो अपनी पत्नी और कभी कभी अपने बच्चे को बुरी तरह से पीटता था। तेजस की माँ अपने आप को बेसहारा समझती थी, चुपचाप सहती थी और छोटा सा तेजस खौफ की चादर ओढ़कर रात रात भर सोता नहीं था। वो सोचता रहता, प्लेग्राउंड में, क्लासरूम में, हर सेकंड हर पल सिर्फ यही सोचता रहता कि वो अपनी माँ और अपने लिए क्या कर सकता है। माई फैमिली इन 10 सेंटेंसेस, ओके? तो आज आपको अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करना है। अपने पापा, मम्मी, भाई, बहन सबके बारे में लिखना है। वो सारी मजेदार बातें लिखनी है जो आप उनके साथ एंजॉय करते हो। तो आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तेजस, क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें लिखने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला। यकीन मानो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो जल्दी से लिखो। मेरे पापा हमेशा गुस्से में रहते, मम्मी को मारते, अगर खाने में नमक कम हो तो मारते हैं, अगर मम्मी कुछ बोलने गए तो मारते हैं, हमेशा मारते रहते। हम लोग कभी बाहर नहीं जाते। रीना और सपना और बाकी सब अपने मम्मी पापा के साथ जाते, पर हम नहीं जाते। मम्मी मुझे नाना नानी के घर ले गई थी। उन्होंने कहा बाबा का गुस्सा ज़्यादा नहीं है, सबके पापा ऐसे ही होते। पापा कभी कभी कहते कि वो गुस्सा नहीं होंगे, पर वापस गुस्सा हो जाते। अगर मैं उन्हें देख लूं तो भी मुझे मारते। रात में मुझे लाइट ऑन रखने नहीं देते। मुझे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डर मेरे पापा से लगता है। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द बयां कर जाती है, लेकिन कभी कभी जुबान से निकले चंद अल्फाज एक तस्वीर को बदल सकते हैं, जिंदगी की तस्वीर को। एक बच्चे द्वारा लिखे गए टूटे फूटे शब्दों ने एक जुर्म की दस्तक बयां की थी जो उसकी मासूम नजरों ने देखा था। अगर तेजस ने जो कुछ भी लिखा है वो सच है तो फिर ये तो एक जुर्म है गीता। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पहले उसके पेरेंट्स को एक मीटिंग के लिए बुलाओ, तुरंत। मुझे सच में नहीं मालूम क्या हुआ है। जो भी हो, एक बार ये स्कूल की मीटिंग हो जाने दो, तेजस की खाल उधेड़ के रख दूंगा। ठीक हो जाएगा, और तुम्हारी भी। माँ हो या मजाक हो तुम। तेजस, गो अपनी क्लास में जाकर बैठो। गीता मैम, आई एम सॉरी, ऐसा कभी नहीं लिखूंगा, पर प्लीज पापा को मत बुलाना। मैंने ये सब झूठ लिखा था। तेजस, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए डरो मत। पापा मुझे मारेंगे। नहीं मारेंगे तेजस, नहीं मारेंगे। हम आपके पापा से बात करेंगे, ओके? अभी जाओ क्लास में जाकर बैठो। मैडम, ये सच नहीं है। आरती, तुम बताओ ना मैडम को। यस मैम, वो तेजस को बस बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। बच्चे हम बड़ों से अलग होते हैं। वो एक तस्वीर हूबहू वैसे उतारते हैं जैसे उनकी कोमल और मासूम नजरों को दिखता है। आपने कभी नोटिस किया है,
बच्चे की झूठ हमेशा पकड़ी जाती है। उनके चेहरे उनके दिल के आईने होते हैं। उनकी हर हरकत सिर्फ एक सच बयां करती है, वो सच जो आप और हम जैसे बड़ी चालाकी से छुपा लेते हैं। आपको पता है, ये पढ़कर हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने आप पर आया कि इन 2 सालों में एक बच्चे पर हो रहे आतंक को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। उसका गुमसुम रहना, उसकी खामोशी, ये सब हमें पुकार रही थी और हम सुन ही नहीं पाए। हमारा काम सिर्फ उन्हें पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाना है। और अगर हमें लगे कि परवरिश में कहीं पे इंसानियत कुचली जा रही है, बच्चा टेरराइज्ड हो रहा है, तो ये बात पेरेंट्स तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। और पेरेंट्स के साथ मिलकर एक ठोस कदम उठाने में हम विश्वास रखते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरी नज़र तेजस पर टिकी रहेगी और इसका मतलब ये है कि मैं पता करती रहूंगी कि क्लासरूम में क्या हो रहा है और घर पे क्या हो रहा है। और मुझे ये कहने की सोचना भी मत कि ये आपका पर्सनल मामला है। स्कूल का हर बच्चा हम सभी टीचर्स के लिए पर्सनल मामला है। तेजस जितना आपका बच्चा है, उतना ही मेरा बच्चा है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे, तूने सिखाकर भेजा था ना इसे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। झूठ बोलती है तू, हैं? झूठ बोलती है मेरे आगे, झूठ बोलती ये मैंने लिखा था पापा, मम्मी ने मुझे नहीं बोला था। तेरी लोगों को बताएगी जाके, तमाशा दिखाती है। कहाँ जाएगी मैं भी देखता हूं तेरे को, जाकर दिखा। तुम चुप बैठी रही और ये तुम्हारा तेजस बोल उठा। अब तो हार मत मानो, उसे सबक सिखाओ, छोड़ दो उसे। आरती, वो होगा तेजस का पिता, तुम्हारा पति, लेकिन वो एक निर्दयी इंसान भी है। उसका इलाज कराना जरूरी है। तुम अभी कभी निकलो वहां से। मैं अभी के अभी जाऊं कहाँ? ज्यादा दूर नहीं, बस 4 कदम। 2 कदम अपने घर से बाहर और 2 कदम मेरे घर के अंदर। कुमुत्ताई, जब तक तुम्हारे आई बाबा को समझ आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक तुम मेरे यहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देवेन को इस तरह नहीं छोड़ सकते, उसे बताना तो होगा। पाँच साल से ये सब कुछ चल रहा है। मेरे बेटे तेजस के पैदा होने पर मुझे लगा कि अब हालात बदल जाएंगे। आई बाबा ने भी यही कहा। कुछ महीने तो वो ठीक थे, लेकिन फिर उन्हें गुस्सा आने लगा, हर छोटी छोटी बात पर। ड्रिंक्स लेते हैं आपके मिस्टर? बिल्कुल नहीं, बस चिड़चिड़ापन। बच्चे को भी पीटते? जी। मैं पिछले 5 साल से इनकी पड़ोसी हूँ। इनके घर में जो भी होता है मैंने सब देखा है। आरती की तरह ये बेचारा बच्चा तेजस भी बहुत बुरी हालत में है। ये बेचारा डर के मारे कभी कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन जब इसके स्कूल में इसे माय फैमिली पर ऐसे लिखने के लिए बोला गया, तब उस निबंध में इसने सब कुछ लिख डाला कि उसके बाबा घर में कैसा बर्ताव करते हैं, उसकी माँ को क्या क्या सहना पड़ता है, ये खुद क्या महसूस करता है और उसकी फैमिली क्या है। देखिए, घरेलू मामले अगर सिविल तरीके से सुलझे तो अच्छा रहता है, पर यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। हम एक एनसी रिपोर्ट करेंगे और मैं खुद जाकर देवेन भंडारकर से मिलूंगा। लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब न मैं और मेरा बेटा तेजस इस जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। आप देवेन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन आने को तैयार हुई हूँ। मैंने इन्हें बुलाया। देखिए, आपकी ड्यूटी बनती है कि इस खराब टाइम पे आप अपनी बेटी और नाती की मदद करें। देवेन से तो हम निपट लेंगे, मगर आरती आपकी इकलौती बेटी है। अगर आप उसे सहारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? 8 साल भुगतने के बाद उसने एक कदम लिया और बिल्कुल सही कदम उठाया।
आपको अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। बेटे, हाथ दूर हो। टफ। आपके बाद अगर एक भी शिकायत है तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे बच्चे से, बीवी के माँ बाप से, पड़ोसियों से या किसी से ही, तो याद रखना इस एनसी रिपोर्ट को एफआईआर होने में देर नहीं लगेगी और तुम पक्का जेल के अंदर होगे। देवेन, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारी, कोई बुरी आदत भी नहीं, सुशील बीवी है, फूल सा बच्चा है, फिर ऐसा कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पर? यही मौका है, सुधर जाओ। शुक्र करो तुम्हारा बच्चा समझदार है, उसने अपना डर और दर्द दोनों लिख के बयां किया, वो भी स्कूल में। अगर चुप रहता तो बड़ा होकर शायद तुम्हारे दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देता। अपने आप को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ और अपने गुस्से का इलाज करो। ये रही आपकी स्कूल बैग और ये वाटर बॉटल और ये तुम्हारा टिफिन, तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे। तेजस, बेटा ये लेटर अपनी पॉकेट में रख लो, ये अपनी टीचर को दे देना। इसमें मैंने लिखा है कि आपका बस का रूट अब बदला जाएगा, अब आपको यहाँ से पिकअप करना है, ठीक है? फायरमैन फायरमैन, चलो जल्दी करो हीरो। आरती और तेजस अब आरती के माता पिता के साथ रहते हैं। दरअसल ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। देवेन अब टूटे हुए पुल दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों परिवार उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई समाधान हो, लेकिन आरती ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वो घरेलू हिंसा नहीं सहेगी। ये हिंसा, ये पीड़ा इतनी लंबी चली कि आखिरकार उसने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया। हम सब भी कभी बच्चे थे और लगभग हम सभी ने स्कूल में मेरी फैमिली के बारे में निबंध लिखा ही होगा। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि एक छोटे से बच्चे द्वारा लिखे गए बेसिक रोजमर्रा के निबंध ने उसकी और उसकी माँ की जिंदगी को बदल दिया, उन दोनों को एक नया आयाम दिया। क्राइम पेट्रोल स्कूल को बहुत बधाई देता है और स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को सैल्यूट करता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे के उस निबंध को सीरियसली लिया, उससे निकलती दस्तक को समझा। घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा बच्चों को सहना पड़ता है, हिंसा उन पर हो रही हो या घर के किसी और सदस्य पर। इसका साइकोलॉजिकल डैमेज बहुत सीरियस होता है। वो इस धारणा को मानते हुए बड़े होते हैं कि हिंसा हर करीबी रिश्ते का जायज हिस्सा है। ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो खुद हिंसक डोमेस्टिक अब्यूजर बन सकते हैं, या फिर जब उन पर हिंसा हो रही हो तो वो उसे नॉर्मल समझकर चुपचाप सह भी सकते हैं। ध्यान रहे कि डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित बच्चों के कई वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। नींद में पेशाब का हो जाना, डरावने सपने आना, अविश्वास, दादागिरी करना, दूसरों से जुड़ने में तकलीफ महसूस करना, अपने परिवार वालों और दोस्तों को अपने से दूर रखना। बच्चों के फ्यूचर के लिए घरेलू हिंसा सहनी ही पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, एक बहुत बड़ा झूठ है। अपनी माँ को रोज पिटते हुए देखकर बड़ा होने से अच्छा है कि बच्चा एक सिंगल पेरेंट के साथ बड़ा हो। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि ये सारी बातें दूसरों को उपदेश देने में, सलाह देने में बहुत आसान है, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक औरत के लिए अपने पति के घर को छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल है। पर आप देखिए तो, एक बच्चे के सिंपल से निबंध ने, सरल शब्दों में कहे गए उसके सच ने एक पीड़ित औरत को हिम्मत दी कि वो हिंसा की दहलीज को पार करे। अगर आप किसी भी ऐसी औरत से बात करके देखेंगे जिसने हिंसा के कारण बच्चों सहित घर छोड़ा हो, तो वो यही कहेगी, हाँ बहुत मुश्किल था लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।